ऐसा लग रहा है कि मार्केट की गिरावट कुछ थम गई है, लेकिन अभी ये खत्म हो गई है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सारी दुनिया के शेयर बाजार में इतनी बड़ी गिरावट के क्या वजह हैं? सबसे पहली वजह है कि लास्ट फ्राइडे को यानी 2 अगस्त को अमेरिका में बेरोजगारी दर के आंकड़े आए थे। अमेरिका में बेरोजगारी दर 3 साल के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है। जुलाई महीने में बेरोजगारी दर 4.3% थी, जबकि उसके पिछले महीने यानी जून में ये 4.1% थी और इससे रिसेशन का खतरा आ गया है, क्योंकि अमेरिका में जॉब ग्रोथ एंटीसिपेशन से भी कमजोर रही। इसके साथ ही अमेरिकन टेक कंपनीज काफ़ी खराब परफॉर्म कर रही हैं। इसी वजह से डो जोन्स के कंपैरिजन में नैस्डैक और स्मॉल कैप 2000 में ज़्यादा बड़ी गिरावट है। दूसरी वजह है वेस्ट एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ती हुई टेंशन। इस टेंशन का असर क्रूड ऑयल प्राइस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि पहले तो ये दोनों ही नेशन क्रूड ऑयल सप्लायर हैं और दूसरा इनके बीच टेंशन की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन का भी रिस्क है और क्रूड ऑयल की बढ़ी हुई कीमत का इनडायरेक्ट इफेक्ट लगभग सभी सेक्टर पे पड़ेगा। तीसरी वजह है जापान ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए हैं और साथ ही जापानीज करेंसी येन भी एप्रिशिएट कर रही है। जापान में पिछले 30 सालों से इंटरेस्ट रेट जीरो हैं और अब जापानीज सेंट्रल बैंक और बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट को 0.25% से बढ़ा दिया है। ये इंटरेस्ट रेट पहले जीरो था, फिर 0.1% की रेंज में था। यानी जापानीज करेंसी ग्लोबल प्लेयर्स के लिए फंडिंग का एक चीप सोर्स था, जिसकी वजह से जापान में कैरी ट्रेड काफ़ी फली फूली थी। कैरी ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है। इन्वेस्टर्स ऐसी कंट्रीज से पैसे उठाते हैं जहां पर इंटरेस्ट रेट्स कम हों और फिर उस पैसे को किसी हाई इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें एक तो इस इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंस का फ़ायदा मिलता है और साथ ही एक्सचेंज रेट डिफरेंस का भी फ़ायदा होता है। मतलब इन प्लेयर्स को कम से कम रिस्क में एक बड़ा मुनाफा मिल जाता था। आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने वहां की संसद और प्रधानमंत्री के घर पर भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहां की पूर्व प्राइम मिनिस्टर को देश छोड़कर भागना पड़ा। ये वजह भले ही इंडियन इक्विटी मार्केट को थोड़ा ही इम्पैक्ट कर रही है, लेकिन बांग्लादेश इंडिया के इमीडिएट नेबर्स में से है, तो वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का बुरा असर भारत पर भी पड़ेगा। इंडिया विक्स में मंडे को एक ही दिन में लगभग 50% की तेजी आ गई थी। इंडिया विक्स 20 के लेवल को क्रॉस कर गया था। अभी भी विक्स नॉर्मल लेवल से काफ़ी हाई है। विक्स वोलेटिलिटी को मेजर करता है। अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया विक्स रिकॉर्ड लो पर था। वैसे तो इंडिया विक्स अभी भी इलेक्शन रिजल्ट्स के पीरियड यानी जून 2024 के लेवल के काफ़ी नीचे है। उस समय इंडिया विक्स 26-27 के लेवल पर था। अगर इंडिया विक्स फिर से 26-27 के लेवल को टच या क्रॉस करता है तो ये बड़ी चिंता की बात होगी। ग्लोबल मार्केट के हालात को देखें तो ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर और उनके स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा, जैसे कि आईटी और लॉजिस्टिक कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेन रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, जैसे कंटेनर कॉरपोरेशन, DHL। ये सेलिंग प्रेशर आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि इंडिया की मेजर आईटी कंपनीज जैसे TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, इन सभी कंपनीज के रेवेन्यू का मेजर चंक यूरोप, अमेरिका और दूसरे देशों से ही आता है। इसलिए इन सेक्टर और स्टॉक्स में दिक्कत ज़्यादा हो सकती है और ये दिक्कत इन देशों की इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल होने तक की रह सकती है। हो सकता है ये गिरावट कुछ और दिनों तक जारी रहे, इसलिए इन्वेस्टर्स को ओवरबॉट सेक्टर्स और थीम्स जैसे रेलवे और डिफेंस में
फ्रेश इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। रेलवे स्टॉक्स में गिरावट की वजह और भी है कि इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में रेलवे सेक्टर को लेकर बहुत ही कम बोला, जबकि एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे को एक बड़ा अमाउंट एलोकेट करेगी, जैसे कि पिछले कुछ सालों से कर रही है। रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स में पिछले कुछ ही समय में ऐसी तेजी आई है कि PSU स्टॉक के लिए इतनी हाई वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं लगती है। RVNL का शेयर आज लगभग 80 के PE मल्टीपल्स पर ट्रेड हो रहा है और फॉरवर्ड PE भी लगभग 65 टाइम्स है, जबकि 5 साल का मीडियन PE 22 के आसपास है। आज तक शायद ही एक PSU को इतनी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड होते किसी इन्वेस्टर ने देखा होगा। रेलवे सेक्टर में इरकॉन इंटरनेशनल लगभग 15 के फॉरवर्ड PE पर और लगभग 20 के करंट PE पर ट्रेड हो रही है। इसका मीडियन PE लगभग 15 टाइम्स का है, तो इस हिसाब से इरकॉन इंटरनेशनल फिर भी रीजनेबल वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है। रेलवे सेक्टर में IRCTC एकमात्र ऐसा स्टॉक है जो कि करंट और फॉरवर्ड दोनों ही PE पर फेयरली वैल्यूड है। इसकी वजह ये भी है कि IRCTC के स्टॉक में अभी इतनी तेजी नहीं आई है। हो सकता है ये सेल ऑफ शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी की वजह से हो, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हों, और लॉन्ग टर्म के लिए तो लगभग सभी एनालिस्ट इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए बुलिश हैं। तो अगर इस वोलेटिलिटी के पीरियड में भी आपको इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, तो हाई वोलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए लमसम इन्वेस्टमेंट से बेहतर होगा कि स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कैपिटल को कुछ पार्ट में डिवाइड करके समय के साथ इन्वेस्ट किया जाए। अगर ये डाउन ट्रेंड जल्द ही खत्म हो जाता है तो फिर हाई क्वालिटी स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने इस गिरावट में भी रेजिलियंस शो की है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आप सभी एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके सेफ प्ले करना चाहते हैं तो चारों एसेट क्लासेस यानी इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट में इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करने की चॉइस आपको मिलेगी, या फिर इस तरह के किसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी आपको सूट करेंगे। लेकिन अगर ये बेयरिश ट्रेंड कई दिनों तक रहता है तो फिर कुछ समय के लिए सेफर एसेट क्लास पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, डेट फंड्स, गोल्ड और गोल्ड ETF। अगर आपको इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है तो डिफेंसिव स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके रिस्क को कम किया जा सकता है। डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे कि FMCG सेक्टर और साथ ही डीमार्ट जैसे रिटेल चेन जिनके बिजनेस FMCG से ही रिलेटेड हैं, फार्मा सेक्टर और आज के हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स को भी डिफेंसिव माना जा सकता है, क्योंकि टेलीकॉम के बिना अब लाइफ पॉसिबल नहीं लगती है। इसके अलावा कुछ हाइब्रिड फंड्स भी हैं जिनमें इक्विटी और डेट दोनों की एक बैलेंस अप्रोच होती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट को चुनें जो रिस्क, होल्डिंग पीरियड और फ्लेक्सिबिलिटी में आपको सूट करता हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर।